वेलकम टू यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस। आई एम उषा। इस वीडियो में हम बीए सेकंड सेमेस्टर की यूनिट 3 को पढ़ेंगे। यूनिट 3 है हमारी द पोएटिक डिवाइसेस। जैसा कि हमें ये दिखाई दे रहा है, यूनिट 3 द पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस को हिंदी में कहते हैं पद्य युक्तियाँ। जिस तरह से हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में प्रोज डिवाइसेस प्रेस्क्राइब थी, वो भी यूनिट 3 थी, और यहाँ भी सेकंड सेमेस्टर में भी यूनिट 3 में हमारी में पोएटिक डिवाइसेस हैं। तो इस वीडियो में मैंने यूनिट 3 को पूरी को बहुत ही डीप एंड वाइड एक्सप्लेन किया हुआ है। पूरी यूनिट 3 को एक्सप्लेन किया है, और मैं आपसे दावा करती हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैंने आपके लिए बहुत ही मेहनत से ये नोट्स तैयार किए हैं, इसीलिए आप बने रहिए शुरू से लेकर के अंत तक। ठीक है, तो पढ़ेंगे और समझेंगे, देखेंगे। ये हम समझ गए हैं द पोएटिक डिवाइसेस। ठीक है, क्या कहते हैं इनको? पद्य युक्तियाँ। गद्य युक्तियाँ हमने आपको पढ़ाया था। यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो हमारी प्रोज डिवाइसेस को आप उधर देख सकते हैं। सेकंड सेमेस्टर में है तो पोएटिक डिवाइसेस ही हमारी हैं। तो देखेंगे, देयर आर सेवरल पोएटिक डिवाइसेस इन इंग्लिश पोइट्री। इंग्लिश पोइट्री में बहुत सारी, सेवरल मीन्स बहुत सारी पोएटिक डिवाइसेस पद्य युक्तियाँ होती हैं। जैसा कि ये देखो, हम आपको दिखा देना चाहते हैं, ये इतनी है हमारी पोएटिक डिवाइसेस। सेकंड सेमेस्टर में देख के समझेंगे थोड़ा। फर्स्ट है हमारा द स्ट्रक्चर। ये दिखाई दे रहा है, स्ट्रक्चर को कहते हैं रूपरेखा। अभी आप थोड़ा सा बस रनिंग में थोड़ा समझ लीजिए क्या क्या है हमारी। इनको हमने अंदर डीप एंड वाइड एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ आप इनको अच्छे से समझेंगे। सेकंड है हमारी टोन। टोन को कहते हैं हिंदी में लहजा या आवाज़। थर्ड है हमारी थीम। थीम को कहते हैं विषय या विषय वस्तु। 4 है हमारी राइम स्कीम। राइम स्कीम होती है तुक या तुक योजना। जैसे पोएम में तुक बनाई जाती है, जैसे गीत में तुक होती है, उसी तरह से तुक बनाई जाती है। 4 है हमारी मीटर, पैमाना या दायरा। किसी भी चीज़ को लिखने का, पढ़ने का, हर चीज़ का एक दायरा होता है। 6 है हमारी आयरनी। आयरनी होती है व्यंग या ताना मारना। नेक्स्ट है 7 हमारा इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है उलट देना या उल्टा। ठीक है, और आगे 8 है हमारा नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेगेटिव कैपेबिलिटी को कहते हैं, ये है नेगेटिव कैपेबिलिटी, नकारात्मक योग्यता। ठीक है, और 9 है हमारा साइलेबल। साइलेबल को कहते हैं एक या अनेक अक्षरों का समूह। एक या अनेक अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? साइलेबल कहते हैं। ठीक है, जैसे एक कोई भी शब्द जो बनता है वो एक या अनेक अक्षरों से बनता है। मैं आपको अंदर बहुत अच्छे से मैंने साइलेबल को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उधर समझ लेंगे। ठीक है, देखो। और 10 है हमारा फिगरेटिव लैंग्वेज। फिगरेटिव लैंग्वेज वही फिगर्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ थॉट। और 11 है हमारा जक्स्टापोजिशन। जक्स्टापोजिशन होती है निकटता या सटीकता। ठीक है, इस तरह से ये हमारी 11 पोएटिक डिवाइसेस हो जाती हैं। इसके बाद जैसा कि हमें ये सबसे पहला हमारा ये है स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर को ही हम सबसे पहले पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर को समझेंगे, स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ये फर्स्ट है। देखो, जैसा कि हम वैसे भी जानते हैं, किसी भी चीज़ को जब हम बनाते हैं या लिखते हैं तो सबसे पहले उस चीज़ का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है ना।
तो इसी तरह से किसी पोएम को यदि हम लिखेंगे, पोइट्री को, पोएम को, तो उसका पहले स्ट्रक्चर तैयार किया जाए कि पोएम को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाए, कौन सा रूप दिया जाए, सोनेट में लिखी जाए, लिरिक में लिखी जाए, बैलेड में लिखी जाए, कैसे लिखा जाए। तो उसका पोइट लिखने से पहले क्या करता है, एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तब भी उसका एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, ठीक है। तो समझेंगे, देखो स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर रेफर्स टू हाउ ए पोएम इज ऑर्गेनाइज। स्ट्रक्चर इस चीज़ को रेफर करता है, हाउ ए पोएम इज ऑर्गेनाइज्ड, कि पोएम को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, मतलब पोएम कैसे बनाई जाए, लिखी जाए। देयर आर सेट ऑफ फॉर्म्स इन पोइट्री। पोएम्स आर ए कलेक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क दैट इज रिटन स्टेंजास एंड लाइन्स दैट मेक यूज ऑफ राइम इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस इमोशंस एंड आइडियाज। देखो अब समझेंगे। देयर आर सेट ऑफ फॉर्म्स, ये क्या होता है, फॉर्म्स का सेट होते हैं। सेट फॉर्म्स मतलब रूप अभी बताया मैंने, सोनेट, बैलेड, लिरिक, एलेजी। तो सेट ऑफ फॉर्म्स इन पोइट्री में क्या होते हैं, सेट ऑफ फॉर्म्स, फॉर्म रूपों का एक सेट होता है। पोएम्स आर ए कलेक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क, क्या होती हैं, पोएम्स जो होती हैं साहित्यिक वर्क का एक कलेक्शन होती हैं। दैट इज़ रिटन स्टेंजा, जो पोएम जो होती है, दैट मीन्स जो इज़ रिटन लिखी जाती है, स्टेंजाज में, एंड लाइन्स लाइन में, दैट मेक यूज़ ऑफ राइम इन ऑर्डर टू, और जिसमें किसका प्रयोग किया जाता है, मेक यूज द राइम, रिद्म का मतलब लय, इन ऑर्डर के लिए, टू एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करने के लिए, इमोशंस एंड आइडियाज़, ठीक है। इसमें रिद्म का भी प्रयोग किया जाता है, किसके लिए, भावनाओं और आइडियाज़ को व्यक्त करने के लिए, ठीक है। किसी भी पोएम को हम लिखते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ते हैं, क्या समझते हैं, किसी के उसमें या तो इमोशंस होंगे, आइडियाज़ होंगे, विचार होंगे। समझ में आया। तो आगे देखेंगे। Those who write poetry pay carefully attention to elements like sentence length, word placement and, देखो those, वो, who, जो, write लिखते हैं, पोइट्री पोएम को, पे केयरफुली अटेंशन, बहुत ही केयरफुली ध्यान देते हैं, किस पर, एलिमेंट्स पर, तत्वों पर, लाइक कैसे तत्वों पर, सेंटेंस लेंथ, सेंटेंस की लंबाई पर, कि पोएम लिखी जाए तो इस पोएम के जो सेंटेंस की जो लंबाई है वो कितनी हो, और कहाँ रिद्म में लिखी जाए, तुक में लिखी जाए, और सेंटेंस की लंबाई क्या हो, और वर्ड प्लेसमेंट, और वर्ड प्लेसमेंट का मतलब है शब्दों का सही स्थान चुनना, ठीक है। वर्ड प्लेसमेंट का ध्यान दिया जाए। और एंड इवन हाउ, और इवन मीन्स भी, और हाउ मीन्स कैसे। आगे चलेंगे। हाँ, इवन उधर हमने पढ़ा, इवन हाउ लाइन्स आर ऑर्गेनाइज्ड। लाइन्स मीन्स लाइनों को, आर ऑर्गेनाइज्ड, नहीं सॉरी, ग्रुप्ड टुगेदर, एक साथ लाइन्स को कैसे ग्रुप किया जाए। ग्रुप का मतलब जैसे स्टेंजा में, टरसेट में, स्टेंजा 4 लाइन का है, टरसेट है 6 लाइन का, या कपलेट है, इस तरह से एक साथ ग्रुप्ड कैसे किया जाए, इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। पोएम जो लिखने वाला है वो इस चीज़ का ध्यान रखता है। दैट इज़ नोन एज फॉर्म्स, जिससे किसके रूप में जानते हैं हम, फॉर्म के रूप में जानते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रूप कहते हैं, फॉर्म कहते हैं। लाइन्स और एंटायर स्टेंजा, पूरा स्टेंजा, लाइनें हो या पूरा स्टेंजा हो, कैन बी अरेंज्ड, अरेंज किया जाता है, इन ए वे, इस तरह से, दैट क्रिएट ए स्पेसिफिक इमोशन इन रीडर। तो जो लाइन और पूरे स्टेंजा को इस तरह अरेंज किया जाता है कि वह क्या क्रिएट करे, रीडर के अंदर एक विशेष भावनाओं को क्रिएट कर सके।
मतलब पोएम पढ़ रहे हैं तो विशेष इमोशंस आपके अंदर क्रिएट हों, इस तरह से लाइंस को अरेंज किया जाता है। समझ में आया? तो देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, पहले तो एलिमेंट्स ही पूछ सकता है। अब देखो एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स क्या होते हैं। यहाँ एस और आएगी एस, ठीक है, सॉरी ये है एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ एस और आएगी एलिमेंट्स हो जाएगा, ठीक है। तो पूछ सकता है हाउ मैनी देयर आर द एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर, तो कितने स्ट्रक्चर होते हैं। देखो देयर आर 4 एलिमेंट्स, यहाँ 4 और लिख ले, ठीक है। 4 एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर आर एस, ठीक है। तो एलिमेंट्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से 4 होते हैं देखेंगे। देखो जैसा कि ये है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नंबर 1 रिद्म होनी चाहिए। जब हम पोएम को लिख रहे हैं तो क्या होनी चाहिए, उसमें लय होनी चाहिए। एक मीटर होता है, पेंटामीटर मीटर होता है, किसी भी चीज़ को लिखने का एक मीटर होता है, एक दायरा होता है कि पोएम को किस मीटर में आप लिख रहे हैं। इसका जो लाइंस हैं कपलेट में, इस क्वार्ट्रेन में या ऑक्टेव सेस्टेट कैसे क्या कर रहे हैं आप, ठीक है। और इसमें राइम स्कीम होनी चाहिए, आप कौन सी राइम स्कीम का प्रयोग कर रहे हैं, तुकबंदी नियम का, और फॉर्म उसकी रूप क्या है उसका, ये होना चाहिए, ठीक है। तो रिद्म होनी, रिद्म एक है स्ट्रक्चर, सेकंड है मीटर, थर्ड है राइम स्कीम और 4 है हमारा फॉर्म। इस तरह याद रखेंगे। कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं, 4 होते हैं, सॉरी एलिमेंट्स होते हैं 4 होते हैं। आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ पोएट्री स्ट्रक्चर, पोएट्री स्ट्रक्चर के टाइप्स, रूप। टाइप्स ऑफ पोएट्री स्ट्रक्चर आर एज, पोएट्री स्ट्रक्चर के जो टाइप्स हैं आर एज इस प्रकार हैं। क्या क्या हैं देखो टाइप्स, ये हमारे टाइप्स। नंबर 1 कितने हैं, 1 2 और 3, ठीक है। तो लाइन लेंथ, लाइन की लंबाई, स्टैंजा और कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी होती है अनुकूलता, उसी के अकॉर्डिंग अनुकूलता। किसी भी चीज़ को हम बना रहे हैं, चाहे पेंटिंग बना रहे हैं, चाहे पोएम लिख रहे हैं या गीत बना रहे हैं, उसमें हर चीज़ में अनुकूलता की आवश्यकता होती है। जैसा हमारा गीत है, जैसा हमारी पोएम है, जैसी हमारी पेंटिंग है, उसी के अकॉर्डिंग हमें उसमें कलर, इमोशंस, फीलिंग्स, आइडियाज़ डालने पड़ते हैं। तो अनुकूलता की विशेष आवश्यकता होती है। इस तरह से हमारा ये क्या है, स्ट्रक्चर क्लियर हो जाता है। आगे नेक्स्ट चलेंगे हम। सेकंड है हमारी ये थीम। थीम जैसा कि हम जानते हैं क्या होती है, विषय या विषय वस्तु। अब किसी चीज़ को हम लिखते हैं या बोलते हैं, स्पीच देते हैं, तो हर चीज़, हर आइडियाज़ की, किसी भी बात की, एक पोएम की, लेसन की या स्पीच की एक थीम होती है, विषय वस्तु होती है, ठीक है। तो बिना थीम के एज, देखो समझ लो क्या होती है थीम। एज ए लिटरेरी डिवाइस, एज मीन्स के रूप में, लिटरेरी डिवाइस एक साहित्यिक युक्ति के रूप में। थीम इज द मेन आइडिया, मेन विचार होता है, मुख्य विचार होता है, विच जो द पोइट इज गोइंग, कवि इज गोइंग टू टेल, बताने जा रहा है, थ्रो द पोएम, पोएम के द्वारा। बस इतना समझ लीजिए आप यहाँ से लेकर के। थीम इज द मेन आइडिया विच द पोइट इज गोइंग टू टेल थ्रो द पोएम, कि थीम जो होती है वो मेन मुख्य विचार होता है कि पोइट उस पोएम के द्वारा क्या बताने जा रहा है। इन एवरी लिटरेरी डिवाइस द राइटर हैज़ हिज ओन थीम इन पोएम। यहाँ से देखो, इन एवरी यहाँ से है, प्रत्येक लिटरेरी डिवाइस में राइटर क्या रखता है, हिज, हैज़ हिज ओन थीम, उसकी अपनी एक थीम होती है। इन पोएम, पोएम में, नोवेल में, शॉर्ट स्टोरी में या ड्रामा में, एक्सेट्रा,
ठीक है। चाहे वो शॉर्ट स्टोरी लिख रहा हो, नोवेल लिख रहा हो, पोएम लिख रहा हो या ड्रामा लिख रहा हो, तो पोइट की कोई ना कोई उसमें थीम होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी थीम हो जाती है। आगे चलते हैं, अब समझेंगे हम टाइप्स ऑफ थीम इन पोइट्री। पोइट्री में जो थीम होती हैं वो उसके टाइप्स कितने होते हैं, कितने प्रकार की होती है। दीज थीम्स कैन बी हो सकती हैं इन पोइट्री। ठीक है, ये थीम्स पोइट्री में इस तरह की थीम्स हो सकती हैं, ये थीम्स हो सकती हैं। क्या थीम्स हो सकती हैं? देखो, लव हो सकता है किसी भी पोएम का, ड्रामा का, या शॉर्ट स्टोरी का, या प्रोज का। ठीक है, लव हो सकता है, डेथ हो सकती है, लव प्यार, डेथ मृत्यु, रिलीजन धर्म, नेचर प्रकृति या स्वभाव, ब्यूटी सुंदरता हो सकती है, डिज़ायर हो सकती है, आइडेंटिटी हो सकती है, ट्रैवल कोई यात्रा हो सकती है, ड्रीम कोई सपना हो सकता है, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, वेलनेस या रिकवरी किसी भी चीज़ की अच्छाई या उसकी खोज हो सकती है, न्यू लाइफ बर्थ नया जीवन कोई जन्म हो सकता है, डिसअपॉइंटमेंट निराशा हो सकती है, बार हो सकता है, और क्या है ये इमोरलिटी। इमोरलिटी ये है इमोरलिटी होती है नाश्वरता, और कोई भी नाश्वरता। ये इतनी सारी थीम्स हो सकती हैं किसमें, हमारी थीम पोएम में, पोइट्री में। ठीक है, इस तरह से ही हमारी थीम क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो आगे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, टोन। अब टोन होती है कोई भी आवाज़ या लहजा। अब आप जैसा कि आप जानते हैं कि आप किसी से बात भी कर रहे हो या भाषण भी दे रहे हो, कहीं स्पीच दे रहे हो, तो आपकी बात करने का एक लहजा होता है, टोन होती है। वो टोन क्या होती है? जिस तरह से आप जैसा एक्सप्रेशन दे रहे हैं वहाँ पर, मतलब जैसी बात कह रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपके वर्ड्स होने चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपके एक्सप्रेशन होने चाहिए, तो वो भाषण आपका अच्छा लगेगा, या आपकी बात अच्छी लगेगी, या आपकी जो भी आप लिख रहे हो वो, या जो भाषण दे रहे हो वो, तो वो आपका अच्छा लगेगा। अन्यथा मान के चलिए, अब मान के इमोशनल बात चल रही है और आप हंस के कह रहे हो, तो क्या वो अच्छा लगेगा? नहीं। तो लहजा होता है किसी भी चीज़ का। अब जैसे कोई आपसे बात कर रहा है, ठीक है, और वो इस टोन में, कहते हैं कि यार उसके तो टोन ही निराली थी, इस टोन में बात कर रहा था वो, तो मतलब, तो टोन का मतलब होता लहजा, आवाज़, कि किस लहजे में वो बात कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये टोन को हम समझेंगे। अब जैसे आप देख रहे हैं कि आप कोई ड्रामा देख रहे हैं, टीवी पर कोई सीरियल देख रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं, तो वहाँ भी क्या होता है कि कहीं ना कोई मूवी देख रहे हैं जहाँ पर कैरेक्टर को इमोशनल होने की आवश्यकता होती है, वहाँ वो इमोशनली शब्दों को बोलता है। ठीक है, तो वहाँ यहाँ तो वो टोन कहते हैं। ठीक है, तो चलेंगे, इसको समझेंगे। टोन ऑफ ए पोएम, एक पोएम की जो टोन होती है, लहजा होता है, आवाज़ होती है, इज़ द एटीट्यूड। एटीट्यूड मीन्स होता है लहजा। यू फील, तुम अनुभव करते हो, इन इट, इसमें। पोएम की जो टोन होती है उसे एटीट्यूड कहते हैं, लहजा कहते हैं। यू फील, तुम अनुभव करते हो, इन इट, इसमें। इट आया है पोएम के लिए, जो पोएम में आप अनुभव करते हैं। राइटर्स एटीट्यूड टूवार्ड्स द सब्जेक्ट और ऑडियंस। राइटर का एटीट्यूड होता है, लहजा होता है, टूवार्ड्स मीन्स की ओर, कोई भी, द सब्जेक्ट और ऑडियंस। ऑडियंस और विषय के प्रति राइटर का क्या होता है, लहजा होता है। द फंक्शन ऑफ द टोन, टोन के जो फंक्शन होता है इन पोइट्री, पोइट्री में, इज मीन, तो उसका मतलब होता है टू सेट द मूड, के मूड को और किसी फील को सेट करना होता है, ऑफ ए पोएम, किसी भी पोएम की, फॉर रीडर, पढ़ने वाले के लिए। समझ में आया? आगे चलेंगे। टोन अलाउज ए पोइट, टोन क्या करती है, अलाउज करती है ए पोइट, एक पोइट को,
टू कंट्रोल द वे, कि उस तरीके पर कंट्रोल करे, इन विच, जिसमें ए पोएम इज टू बी रीड, जिस टोन में, जिस वे से पोएम लिखी जा रही है, टू बी रीड या पढ़ी जा रही है, आर द एटीट्यूड, और वह लहजा, दैट जो स्पीकर इन द पोएम टेक्स, और वह लहजा जो स्पीकर मीन्स बोलने वाला, कहने वाला, पोएम में टेक्स लेता है, टूवर्ड्स द सब्जेक्ट ऑफ द पोएम, पोएम के विषय के तरफ या विषय की ओर जो लेता है, वो लहजा उसका। आगे चलेंगे। द टोन मेक्स डिफरेंस बिटवीन टू पोएम्स, यहाँ से आपको सब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये, ठीक। द टोन मेक्स डिफरेंस बिटवीन टू पोएम हैविंग सिमिलर सब्जेक्ट, टोन क्या करती है डिफरेंस कर देती है बिटवीन टू पोएम, दो पोएम के बीच में भी डिफरेंस कर देती है, हैविंग सिमिलर सब्जेक्ट, जो क्या रखती है, सेम विषय उसका होता है, ठीक है। वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल, मतलब विषय तो उनका सेम है, लेकिन टोन क्या कर देती है, डिफरेंस कर देती है दोनों के बीच में। अब देखियो कैसे, एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है, द कलर वाइट कैन बी ट्रीटेड एज द सिंबल ऑफ पीस इन वन पोएम, समझ में आया। कलर वाइट, और वाइट कलर का कलर जो होता है, वाइट कलर जो होता है, उसको एक पोएम में तो पीस, सिंबल ऑफ पीस के रूप में ट्रीट किया जाता है, मतलब शांति के प्रतीक के रूप में उसको माना जा रहा है, वाइल जबकि अनदर ट्रीट्स इट एज द सिंबल ऑफ डेथ, और दूसरी पोएम में इसको किसके रूप में ट्रीट किया जाता है, सिंबल ऑफ डेथ, मृत्यु के प्रतीक के रूप में इसको ट्रीट किया जा रहा है। जैसे कि कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम क्या करते हैं, वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। कोई विधवा हो जाती है तो वाइट कलर के कपड़े पहनती है वो, ठीक है। तो और शांति का प्रतीक भी क्या माना जाता है, वाइट कलर माना जाता है। इस तरह से हमारे क्या कर देती है, टोन ही डिफरेंस कर देती है दो चीज़ों में। देखेंगे अब कॉमन टोन्स क्या क्या हो सकती हैं पोएम में, वो देखेंगे। देखो कॉमन टोन वर्ड्स जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, ये दिखाई दे रहा है हमें। कॉमन टोन वर्ड्स आर यूज्ड इन पोएम, पोएम में जो कॉमन टोन वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो क्या क्या होते हैं। एग्रेसिव हो सकते हैं, एप्रिशिएट हो सकते हैं, मतलब आक्रामक, एग्रेसिव मतलब गुस्से में, ठीक है। एप्रिशिएटिव हो सकते हैं, मतलब सराहनीय हो सकते हैं, किसी की प्रशंसा की जाती है। क्रिटिकल हो सकते हैं, क्रिटिकल का मतलब किसी की आलोचना की जा रही हो। डिफेंसिव हो सकते हैं, किसी से मतलब सुरक्षात्मक। डिप्रेसिंग हो सकते हैं, निराशापूर्ण होते हैं। इलेसिव हो सकते हैं, आयरॉनिक होते हैं, ताना या व्यंग्यात्मक होते हैं। सेंटिमेंटल हो सकते हैं और ग्लीबल हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कॉमन वर्ड्स यूज़ इन कुछ ऐसे ये जो दिए हैं, इन कॉमन टोन वर्ड्स का प्रयोग पोएट्री में किया जाता है, ठीक है। तो क्लियर हुआ ये, आगे चलेंगे। 4 है हमारा रिद्म। रिद्म होती है लय। किसी भी गीत को हम गाते हैं तो उसमें लय की ज़रूरत होती है। जब तक लय नहीं है तब तक वो गीत अच्छा नहीं लगता। इसी तरह से पोएम में भी क्या होती है, लय होती है, ठीक है। तो समझेंगे लय क्या होती है। द पैटर्न ऑफ फ्लो ऑफ साउंड, पैटर्न तरीका, फ्लो मीन्स उतार चढ़ाव, ऑफ द साउंड मीन्स आवाज़ का। आवाज़ का जो उतार चढ़ाव का जो पैटर्न होता है, क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है बाय द अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड। स्ट्रेस्ड होता है बलाघात,
एंड अनस्ट्रेस्ड होता है अबला घात, और साइलेबल होता है एक या दो शब्दों के समूह को साइलेबल कहते हैं वर्ड। जैसे हम कहें टीचर, तो टी टी खिंचाव हो रहा है, ठीक है। तो एक साइलेबल ये हो गया टी, और चर तो दूसरा साइलेबल ये हो गया चर, उसको कहते हैं साइलेबल, ठीक है। आगे हमने इसको बहुत अच्छे से, और जैसे पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में 4 साइलेबल हो गए, पॉपुलेशन, ठीक है। खिंचाव होता है प्रत्येक वर्ड पर, तो उसको कह देते हैं स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड साइलेबल। तो बलाघात और अबलाघात, ठीक है, समझेंगे। द पैटर्न ऑफ फ्लो ऑफ साउंड, जो पैटर्न होता है फ्लो ऑफ साउंड, आवाज़ के जो उतार चढ़ाव का जो पैटर्न होता है, जिसको बलाघात और अबलाघात के अरेंजमेंट के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा क्रिएट किया जाता है। किसमें? इन ए स्ट्रीम ऑफ स्पीच साउंड, स्पीच भाषण की साउंड की एक धारा में इसको क्रिएट किया जाता है। व्हेन ए पोएट राइट्स, जब एक पोएट राइट्स लिखता है ए पोएम, एक पोएम को, ही ऑफन ट्राइज टू ऑर्गेनाइज द रिदम इन टू सम सॉर्ट ऑफ रेगुलर पैटर्न। आगे देखो, ऐसे कर लेते हैं। वहन, जब ए पोइट, एक कवि राइट्स लिखता है ए पोएम, एक कविता को, ही ऑफन हुआ प्राय, ऑफन मीन्स प्राय, ट्राइज मीन्स कोशिश करता है, टू ऑर्गेनाइज करने की, बनाने की, व्यवस्थित करने की, रिदम लय को, इन सम सॉर्ट ऑफ रेगुलर पैटर्न, एक लगातार पैटर्न में, एक प्रकार के लगातार पैटर्न में लय को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता है। जैसे हमारा गीत होता है, हम गीत गाते हैं तो उसमें लगातार एक रेगुलर पैटर्न ऑफ में रिदम की आवश्यकता होती है, तुकतान की आवश्यकता होती है, लय की आवश्यकता होती है। इसी तरह से जैसे कोई बच्चा पोएम को रिसाइट करता है, तो रिसाइट करते समय उसमें एक लय, उतार चढ़ाव, फ्लो ऑफ साउंड और वर्ड्स का आपको अनुभव होगा। उसी तरह उसको क्या कहते हैं? रिदम कहते हैं, ठीक है। आगे चलेंगे। राइम स्कीम, राइम स्कीम क्या होती है? ए राइम स्कीम इज द पैटर्न ऑफ, इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, ए राइम स्कीम इज द पैटर्न ऑफ साउंड्स दैट रिपीट्स एट द एंड ऑफ द लाइन और स्टैंजा। राइम स्कीम जो होती है इज द पैटर्न ऑफ साउंड, आवाज़ का पैटर्न होती है साउंड्स की। राइम स्कीम का मतलब होता है तुक योजना या तुकबंदी नियम। जब तक किसी पोएम में, किसी गीत में तुक नहीं होगी, जैसे हीट बीट, रीड, हीड, इस तरह से एक जैसे शब्द टूटते हैं। इसी तरह से गीत में आपने देखा होता, हर एक गीत की कड़ी पे एक, जिस लय में, जिस तुक में एक कड़ी ख़त्म होती है, उसी तुक में दूसरी कड़ी भी ख़त्म होती है, दूसरी लाइन भी। इसी तरह से पोएम में एक तुक होती है, तुकबंदी नियम होता है। जैसा कि मैंने आपको जो फर्स्ट यूनिट में पढ़ाया है फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में, आप उसको देखना। दैट रिपीट्स, जिसको रिपीट किया जाता है एट द एंड ऑफ द लाइन और स्टेंजा, जिसको लाइन और स्टेंजा के अंत में रिपीट किया जाता है, दोहराया जाता है। समझ में आया? फिर से एक बार देख लेते हैं। राइम स्कीम इज द पैटर्न ऑफ साउंड। राइम स्कीम क्या होती है? साउंड का पैटर्न होती है, जिसको लाइन के अंत में और स्टेंजा के अंत में दोहराया जाता है। राइम स्कीम कैन चेंज लाइन बाय लाइन, स्टेंजा बाय स्टेंजा, और कैन कंटिन्यू थ्रू आउट ए पोएम। राइम स्कीम कैन चेंज, राइम स्कीम बदल सकती है लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन बदल सकती है, स्टेंजा बाय स्टेंजा बदल सकती है, और कैन कंटिन्यू, और लगातार चल सकती है थ्रू आउट ए पोएम, एक पोएम में। ठीक है, आगे चलेंगे।
टाइप्स ऑफ राइम स्कीम। राइम स्कीम के टाइप्स क्या होते हैं? फर्स्ट है हमारा अल्टरनेट राइम। अल्टरनेट राइम क्या होती है? इट इज़ नोन एज ABAB राइम स्कीम। इसको ABAB राइम स्कीम के रूप में जाना जाता है। इट्स राइम्स जो होते हैं, इसके जो राइम होते हैं, तुक होते हैं, वो क्या होते हैं? ABAB, CD CD, EF EF, GH GH, AB ये, ठीक है। अब सेकंड है हमारा बैलेड राइम। ये है बैलेड राइम। इट कंटिन्यूज 3 स्टेंजास। ये लगातार 3 स्टेंजा को 3 स्टेंजा में राइम के साथ चलता है, ठीक है। कंटिन्यूस मीन्स लगातार 3 स्टेंजा चलते हैं विद राइम स्कीम। राइम स्कीम के साथ जो क्या होते हैं? ABAB, BC BC, CD CD, ठीक है। जैसे इसकी दूसरी और चौथी लाइन, पहले स्टेंजा की दूसरी और 4 लाइन सेम होगी, तो दूसरे स्टेंजा की पहली और तीसरी लाइन सेम होगी। तो जिस तरह से इसकी दूसरी लाइन और चौथी लाइन सेम होगी, तो इसकी पहली और इसकी तीसरी लाइन सेम होगी। इस तरह से इसका राइम है, ठीक है। आगे चलेंगे। मोनोराइम। अब मोनोराइम क्या होती है? थर्ड हमारी है ये मोनोराइम। इट इज ए पोएम इन विच एवरी लाइन यूज द सेम राइम स्कीम। ये मोनोराइम की जो पोएम होती हैं वो क्या होती हैं? यह एक इस प्रकार की पोएम होती है इन विच, जिसमें एवरी लाइन, प्रत्येक लाइन यूज प्रयोग की जाती है सेम राइम स्कीम। सेम राइम स्कीम का प्रयोग किया जाता है। ये इस तरह की पोएम होती है। 4 है हमारी कपलेट। कपलेट में राइम स्कीम क्या होती है? इट कंटेन्स 2 लाइन। इसमें कितनी होती है? 2 लाइन्स होती हैं, या 2 लाइन्स स्टेंजा होता है। विच हैज़ राइम स्कीम, जो राइम स्कीम रखता है एज AA BB CC एंड DD। जैसे 2 लाइन होती है, उसकी AA हो सकती है, BB हो सकती है, CC भी हो सकती है, DD भी हो सकती है, ठीक है। ट्रिपलेट। अब ट्रिपलेट की राइम स्कीम क्या होती है आप ये देखेंगे। ट्रिपलेट होता है इट ऑफन रिपीट्स लाइक ए कपलेट। ऑफन मीन्स प्राय, रिपीट्स मीन्स दोहराया जाता है, लाइक मीन्स तरह एक कपलेट। इसको एक कपलेट की तरह दोहराया जाता है। इट यूजेस राइम स्कीम ऑफ। इसमें जो राइम स्कीम का प्रयोग होता है वो AAA। ट्रिपलेट का मतलब जैसा कि हमें दे 3 लाइन, ठीक है, और कपलेट का मतलब 2 लाइन। AAA BBB। आगे देखेंगे। नेक्स्ट हमारा राइम है एनक्लोज्ड राइम। एनक्लोज्ड राइम जो होती है, इट यूजेस राइम ऑफ ABBA। एनक्लोज्ड राइम क्या होती है? AB और BA। अब आगे आ जाएंगे। टेरेसा रिमा राइम स्कीम क्या होती है? टेरेसा रिमा राइम स्कीम होती है इट यूजेस टर्सेट 3 लाइन्स स्टेंजा। इसमें क्या होता है? टर्सेट 3 लाइन्स, 3 लाइन के टर्सेट स्टेंजास होते हैं। टर्सेट का मतलब होता है, एक सेस्टेट होता है 6 लाइन का, और सेस्टेट को 2 स्टेंजास में डिवाइड किया जाता है। वो 1 होता है टर्सेट 3 लाइन का, और दूसरा भी 3 लाइन का होता है, उसे टर्सेट कहते हैं। 3 लाइन स्टेंजा। टर्सेट क्या होता है? 3 लाइन स्टेंजा। इट्स राइम स्कीम, इसकी राइम स्कीम जो होती है इस एज इस प्रकार होती है। ABA BC B CDC DED। आगे चलेंगे। कीट्स ओड राइम स्कीम। कीट्स की ओड राइम स्कीम क्या होती है? इन हिज फेमस ओड, अपने फेमस ओड में, अपने प्रसिद्ध ओड्स में कीट्स हैज़ यूज्ड, कीट्स ने प्रयोग की हैं स्पेसिफिक राइम स्कीम, विशेष राइम स्कीम का प्रयोग किया है। विच इज जो है ABAB CDE CDE, मतलब अलग आगे ये इस तरह से 6 जो लाइन होंगी वो CDE
इस स्टेंजा की भी लाइंस और इस स्टेंजा की लाइंस सेम होंगी। ठीक है, आगे चलेंगे। नेक्स्ट लिमेरिक राइम स्कीम। लिमेरिक जो राइम स्कीम होती है बिना उसके देखेंगे, ए पोएम यूजेस 5 लाइन विद ए राइम स्कीम। एक पोएम में 5 लाइन की पोएम होती है और उसकी राइम स्कीम होती है AABBA। ठीक है, लिमेरिक राइम स्कीम किस में होती है? 5 लाइन की पोएम में होती है। जो पोएम होती है जिसमें कितनी लाइन होती हैं? 5 होती हैं। तो पहली की ए सेम होती है, 2 स्टार्टिंग की 2 लाइन की राइम स्कीम सेम होती है, सेकंड 2 की सेम होती है और थर्ड की स्टार्टिंग की 2 की तरह होती है। ठीक है, इस तरह से ये हमारी राइम स्कीम है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट है हमारी बेलेनले राइम स्कीम। ए 19th लाइन्स पोएम कंटेनिंग 5 टर्सेट एंड क्वार्टरेन। 19th लाइन 19 लाइन की जो पोएम होती है कंटेनिंग 5 टर्सेट, जिसमें कितने होते हैं? 5 तो टर्सेट होते हैं। ठीक है, टर्सेट का मतलब 3 लाइन के 5 स्टैंजा, एंड क्वार्टरेन, और एक क्या होता है? क्वार्टरेन होता है, 4 लाइन का स्टैंजा होता है। इट्स राइम स्कीम इज, इसकी जो राइम स्कीम होती है वो होती है AIB A2 ABI AI AB A2, इस तरह से ये होती है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा मीटर। क्या है? मीटर। मीटर को कहते हैं पैमाना या दायरा। तो किसी भी चीज़ को हम लिखते हैं या बोलते हैं या बनाते हैं तो हर चीज़ का एक दायरा होता है। अब जिस तरह से हम एक पोएम को लिख रहे हैं तो उसका भी क्या होगा? एक दायरा होगा। कितने वर्ड्स होने चाहिए, कितनी लंबी लाइन होनी चाहिए, कौन सी राइम स्कीम होनी चाहिए, कौन सा रूप होना चाहिए पोएम का, इस तरह से दायरा। ठीक है, तो देखेंगे मीटर इज ए रेगुलर पैटर्न। आगे मीटर इज ए रेगुलर पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड syllable that defines the rhythm of some poetries। मीटर जो होता है, पैमाना जो दायरा होता है, इज होता है एक रेगुलर पैटर्न, एक लगातार पैटर्न होता है। स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड साइलेबल का एक रेगुलर पैटर्न होता है। ठीक है, बलाघात और अबलाघात पैटर्न का एक रेगुलर चलता है उसमें। मतलब कहीं पर वर्ड पर बलाघात और बलाघात आपको समझा दें, ए स्पेशल स्ट्रेस ऑन ए वर्ड, किसी भी शब्द पर विशेष बल देना या विशेष बल को हटा लेना, वो अनस्ट्रेस्ड हो गया। ठीक है, तो मीटर इज ए रेगुलर पैटर्न ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस्ड साइलेबल दैट, जो डिफाइंस करता है द रिदम ऑफ, रिदम मीन्स लय, ऑफ सम पोइट्री, किसी पोइट्री की लय को डिफाइंस करता है। दीज स्ट्रेस, ये स्ट्रेस पैटर्न, ये स्ट्रेस पैटर्न्स आर डिफाइन किए जाते हैं इन ग्रुपिंग, ग्रुप में, कॉल्ड फीट, जिन्हें हम फीट कहते हैं, ऑफ 2 और 3 साइलेबल, मतलब जो 2 और 3 साइलेबल, 2 और 3 साइलेबल के जो स्ट्रेस का जो वर्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं? फीट कहते हैं। जैसे हम ये कहें टीचर, टीचर, तो टी और चर 2 साइलेबल हो गए ना इसमें, और पॉपुलेशन 4 हो गए। और जैसे बहुत सारे वर्ड हैं तो उसमें क्या होता है, 2 और 3 साइलेबल का जो वर्ड होता है, साइलेबल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इस मीटर में पोएम लिखने के फीट कहते हैं। ठीक है, ए पैटर्न ऑफ अनस्ट्रेस्ड,
एक पैटर्न, अनस्ट्रेस्ड अवलाघात और वलाघात, इज ए फुट, और क्या कहलाता है, फुट कहलाता है। फुट कार्ड एन एम्ब, जिसे हम क्या कहते हैं, एम कहते हैं। एम्ब होता है एक लघु गुरु पदांश, जैसे हिंदी में होते हैं लघु और गुरु, उसी तरह से इसमें होता है एम। ठीक है, आगे चलेंगे। The type and number of repeating feet in each line of poetry define that line's meter. Type means प्रकार and number संख्या of repeating feet, फीट को रिपीट करने का जो नंबर होता है और प्रकार होता है, इन ईच लाइन प्रत्येक लाइन में, ऑफ पोइट्री पोइट्री की, डिफाइन दैट लाइन मीटर, जो डिफाइन करता है, दैट लाइन्स मीटर, जो उस लाइन के मीटर को डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे, एम्बिक पेंटामीटर इज ए टाइप ऑफ मीटर। एम्बिक जो पेंटामीटर होता है, लघु गुरु पेंटामीटर होता है, वो क्या होता है, एक टाइप ऑफ मीटर, एक उस प्रकार का मीटर होता है दैट जो कंटेन्स, जो कंटेन करता है 5 एम्ब, 5 एम्ब को, लघु गुरु को, 5 लघु गुरु को पर लाइन, प्रत्येक लाइन में क्या करता है, कंटेन करता है, रखता है। दस द प्रीफिक्स पेंटा, और जो प्रीफिक्स वो होता है उपसर्ग, तो उसे पेंटा कहते हैं। विच मीन्स 5, जिसका मतलब होता है 5, जो पहले से फिक्स किया जाता है। आगे देखेंगे, मीटर इज ए लिटरेरी डिवाइस दैट वर्क एज ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट इन पोइट्री। मीटर जो होता है लिटरेरी डिवाइस होती है, साहित्यिक युक्ति होती है, दैट वर्क्स जो कार्य करती है, एज ए स्ट्रक्चरल एलिमेंट, स्ट्रक्चरल एलिमेंट के रूप में पोइट्री में क्या करती है, कार्य करती है। मीटर इज ए बेसिक रिदमिक स्ट्रक्चरल ऑफ ए लाइन, बिना ड्यू रिकॉर्डर के देखेंगे, मीटर इज द बेसिक रिदमिक स्ट्रक्चरल। ठीक है, मीटर क्या होता है, एक बेसिक रिदमिक, बेसिक लयबद्ध स्ट्रक्चर होता है, रूपरेखा होती है, ऑफ ए लाइन विद इन ए पोएम, पोएम की और एक पोइटिक वर्क, किसी भी पोइटिक वर्क की। ठीक है, आगे चलेंगे। देखो जो काइंड्स होते हैं मीटर के वो क्या होते हैं, देखो हम आपको दिखा देना चाहते हैं ये। ठीक है, तो पहला जो होता है उसे क्या कहते हैं, एम्स। एम्स क्या होता है, ए फुट मेड अप, एक जो फुट बना होता है, देखो ए फुट, फुट होता है ना, फुट मेड अप बना होता है, ऑफ वन, उसमें क्या होता है, एक तो अनस्ट्रेस्ड होता है और एक स्ट्रेस्ड होता है साइलेबल। ठीक है, उसमें एक अनस्ट्रेस्ड साइलेबल होता है और एक स्ट्रेस्ड साइलेबल होता है, इन दैट ऑर्डर, उसी ऑर्डर में, इसी क्रम में। ठीक है, पहले एक अवलाघात, फिर वलाघात, अवलाघात, फिर वलाघात। ठीक है, पहले बल जोर दिया जाता है किसी भी वर्ड पर, फिर उसको स्ट्रेस को उसको हटा लिया जाता है, मतलब उतार चढ़ाव। नेक्स्ट है हमारा ट्रॉचिस। ट्रॉचिस क्या होता है, इसमें क्या होता है, ए फुट, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ट्रॉचिस ए फुट मेड अप ऑफ ऑन stressed and one unstressed syllable in that order। ए फुट, एक फुट मेड अप बना होता है, वन स्ट्रेस, वन ई और होगा यहाँ, और वन अनस्ट्रेस, एक उसमें क्या होता है, स्ट्रेस होता है, फिर उसके बाद अनस्ट्रेस। उसमें क्या था, पहले अनस्ट्रेस्ड था फिर स्ट्रेस्ड था, अब इसमें क्या है, पहले स्ट्रेस्ड है फिर अनस्ट्रेस्ड है, साइलेबल। ठीक है, साइलेबल मैंने आपको समझा दिया, आगे फिर इसके बाद साइलेबल आने वाला है। क्या होता है साइलेबल, साइलेबल मैंने आपको बताया तो एक या दो शब्दों का समूह होता है। ठीक है, दैट इन दैट ऑर्डर, उसी क्रम में। आगे देखेंगे,
स्पॉन्डीज, थर्ड होता है स्पॉन्डीज, ए फूड मेड अप ऑफ 2 स्ट्रेस साइलेबल। इसमें क्या होता है, केवल क्या होता है, फूड जो होता है वो 2 स्ट्रेस साइलेबल में ही होता है, सीधे सीधे 2 बलाघात शब्दों का समूह ही होता है केवल। डेक्टाइल्स, अब डेक्टाइल्स क्या होता है, देखो डेक्टाइल्स होता है फुट मेड अप ऑफ 1 स्ट्रेस एंड 2 अनस्ट्रेस साइलेबल। उसमें क्या होता है, जो एक फुट बना होता है, फुट जो ऑर्गेनाइज होता है वो मेड अप होता है किससे, 1 स्ट्रेस्ड और 2 अनस्ट्रेस्ड। 2 पहले एक क्या होता है, बलाघात होता है, फिर 2 अनस्ट्रेस्ड होते हैं साइलेबल, ठीक है, इन दैट ऑर्डर, उसी क्रम में लगातार चलते रहते हैं। पहले स्ट्रेस्ड होता है, फिर 2 अनस्ट्रेस्ड होते हैं साइलेबल, फिर स्ट्रेस्ड आ जाता है, फिर 2 अनस्ट्रेस्ड आ जाते हैं। आगे चलेंगे, एनापेस्ट्स। एनापेस्ट्स क्या होता है, पोएट मेड अप ऑफ 2 अनस्ट्रेस्ड एंड 1 स्ट्रेस्ड साइलेबल इन दैट ऑर्डर, ठीक है। इसमें क्या होता है, 2 पहले 2 अनस्ट्रेस्ड यूज किए जाते हैं, फिर उसके बाद 1 स्ट्रेस्ड यूज किया जाता है, इन दैट ऑर्डर, उसी क्रम में। आगे पायरेक मीटर। पायरेक मीटर क्या होता है, पायरेक मीटर वाज यूज इन ग्रीक पोइट्री। पायरेक मीटर को ग्रीक पोइट्री में यूज़ किया जाता है, किया गया था। इट इज़ मॉडर्न मीटर, ये क्या है, आधुनिक मीटर है। आजकल जो पोएम लिखी जा रही हैं इसी मीटर में लिखी जा रही हैं, इसी दायरे में लिखी जा रही हैं। इट हैज़ 2 अनस्ट्रेस्ड मीटर, इसमें क्या होते हैं, ये रखता है 2 अनस्ट्रेस्ड मीटर, इसमें 2 अनस्ट्रेस्ड मीटर्स होते हैं। दैट साउंड लाइक डू डू, जिसकी जो साउंड लाइक होती है इस तरह से होती है, DUH डू डू, ठीक है। आगे चलेंगे नेक्स्ट। अब हम समझेंगे इन्वर्जन। इन्वर्जन को, जैसा कि हम जानते हैं, इन्वर्जन को कहते हैं उल्टा कर देना या उलट देना। जैसे इन्वर्जन इज ए, उल्टा सीधा सेंटेंस कर देना। आप कभी कभी आप किताब पढ़ते होंगे, प्रोज पोइट्री पढ़ते होंगे, तो आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट से पहले क्या लगा होगा, क्रिया लगी होगी, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए सब्जेक्ट लगा होगा और उल्टा सीधा क्रम होगा, क्रिया से पहले कर्म होगा। देखो पहले इसको समझ लेते हैं, तब हम इसको उदाहरण देते हैं। इन्वर्जन इज ए रेहेटोरिकल डिवाइस। इन्वर्जन जो होती है वो रेहेटोरिकल डिवाइस होती है, अलंकारिक युक्ति होती है, इसमें अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। इन विच, जिसमें यूजुअल वर्ड ऑर्डर, सामान्य वर्ड ऑर्डर को ऑफ फ्रेज, किसी भी फ्रेज हो या कोई सेंटेंस हो, इज रिवर्स्ड किया कर दिया जाता है, उलट दिया जाता है। इन ऑर्डर टू अचीव, इन ऑर्डर मीन्स के लिए, अचीव मीन्स प्राप्त करने के लिए, पर्टिकुलर इफेक्ट, एक विशेष प्रभाव को प्राप्त करने के लिए क्या कर दिया जाता है, किसी भी सेंटेंस को या किसी भी फ्रेज को उलट दिया जाता है, उसके यूजुअल वर्ड ऑर्डर को। यूजुअल वर्ड ऑर्डर का मतलब जैसे सीधा सीधा सही क्रम, ही इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है, तो पहले कर दो गोइंग, फिर ही टू मार्केट, इस तरह से। तो एक विशेष इफेक्ट लाने के लिए, पर्टिकुलर इफेक्ट को अचीव करने के लिए पोइट क्या कर देते हैं, इसको रिवर्स्ड कर देते हैं, उलट देते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा ये कौन सा तरीका है, ये तो सेंटेंस, जब भी पोएम हम किसी भी किताब को पढ़ रहे होते हैं, किसी भी शॉर्ट स्टोरी को या किसी भी प्रोज को, तो उसमें वर्ड जो सेंटेंस होगा उल्टा सीधा लिखा देखा होगा आपने, ठीक है। तो जैसे क्या है, जैसे ये है टुमारोज वर्क, तो क्या है कि पहले क्या लगा हुआ, कर्म लगा हुआ, उसके बाद कर्ता लगा हुआ है, उसके बाद क्रिया लगी हुई है। तो इस तरह से तो फिर कहते हैं ये तो कोई ग्रामर के आधार पर सेंटेंस नहीं लिखा, उल्टा सीधा लिखा हुआ है। तो वो जो लिखा होता है जो पार्ट, वो इन्वर्जन लैंग्वेज में लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ से फिर देखेंगे इन्वर्जन में द प्लेसमेंट ऑफ वर्ब, क्रिया का जो क्रिया जो रखी जाती है बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले क्रिया को रख दिया जाता है, मतलब कर्ता से पहले क्रिया को लगा दिया जाता है,
तब हम लोग कहते हैं कि क्या है, तो गलत लिखा हुआ है सेंटेंस, तो वो गलत नहीं होता है, वो क्या होता है, इन्वर्जन लैंग्वेज में लिखा होता है। अब देखो एग्जाम्पल्स ऑफ इन्वर्जन, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने इन्वर्जन के लिखे हुए हैं। द शोल्डर स्ट्रॉन्ग, वैसे तो ये होना चाहिए सेंटेंस, देखो पहला ये द सोल्जर स्ट्रॉन्ग, शाउट्स द पुलिसमैन, टुमारो टू द पार्क। अब देखो अर्थ क्या है, वैसे क्या लिखिएगा, मजबूत या ताकतवर सिपाही, शाउट द पुलिसमैन, पुलिसमैन चिल्लाता है। तो वैसे तो सेंटेंस क्या होना चाहिए, पहले होना चाहिए द पुलिसमैन, फिर होना चाहिए या शाउट्स, पहले होना चाहिए स्ट्रॉन्ग द स्ट्रॉन्ग सोल्जर, इस तरह होना चाहिए, पहले ये होना चाहिए स्ट्रॉन्ग फिर सोल्जर होना चाहिए। तो क्या होता है, द प्लेसमेंट ऑफ वर्ब बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले क्रिया को रख दिया जाता है, वो इन्वर्जन हो जाता है। अब देखो नेक्स्ट है ये वाला, देखो टुमारो सबसे पहले लगा है, टू द पार्क बी विल गो, अर्थ क्या निकलेगा, बी विल गो टू पार्क टुमारो। तो ये करता है, कर्ता से पहले क्या लगा हुआ है, कर्म लगा हुआ है, क्रिया इधर लिखी हुई है, ये क्या है, इन्वर्जन भाषा हो गई। ठीक है, अब समझेंगे साइलेबल। साइलेबल क्या होता है, देखो बहुत अच्छे से मैंने आपके लिए एक वो बनाया है ये नोट्स, साइलेबल। साइलेबल हमने आपको समझा ही दिया है क्या होता है, एक अक्षर या अनेक अक्षरों के समूह जो एक सांस में बोला जाता है उसे क्या कहते हैं, साइलेबल कहते हैं। द यूनिट दैट, यूनिट मीन्स समूह, दैट जो, इज नेक्स्ट आगे, इन हायरार्की, हायरार्की का मतलब होता है श्रेणीबद्ध या वर्गीकरण, श्रेणीबद्ध होता है हायरार्की, हायरार्की टू स्पीच साउंड इज साइलेबल। यूनिट जो होती है एक समूह क्या होता है, इज दैट नेक्स्ट इन हायरार्की टू स्पीच साउंड। ठीक है, स्पीच साउंड में वो क्या कहलाता है, साइलेबल कहलाता है। ए साइलेबल कंसिस्ट वन और मोर स्पीच साउंड, एक साइलेबल में क्या होते हैं, कंसिस्ट होते हैं एक और अधिक, एक से अधिक स्पीच साउंड होते हैं। कैसे होते हैं, एक या एक से अधिक स्पीच साउंड, जैसे देखो, जैसे हम ये कहें टीचर, तो टी एक साइलेबल हो गया, चर बलाघात हुआ पहले, टी जोर से बोला जा रहा है, स्ट्रेस हो गया, फिर चर अब बलाघात हो गया, थोड़ा सा मतलब स्ट्रेस हट गया। फिर डॉक्टर, डॉक्टर, तो डॉ फिर क टर, मतलब इस तरह से डॉग और टर, इसमें दो बलाघात हो गए। रिमेम्बर, री-मैम-बर, तीन बलाघात हो गए इसमें। ठीक है, तीन साइलेबल हो गए, इसमें दो साइलेबल हो गए। इस तरह से देखो ये क्या है, तो ए साइलेबल कंसिस्ट ऑफ वन, देखो ये है, सही चल रहा है। ए साइलेबल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर स्पीच साउंड, एक साइलेबल में क्या होते हैं, एक और अधिक स्पीच साउंड होते हैं। ए वर्ड इज मेड अप ऑफ वन और मोर साइलेबल, एक वर्ड जो बना होता है, मेड बना होता है ऑफ वन और मोर साइलेबल से बना होता है। एक या अधिक साइलेबल से एक शब्द बना होता है, जैसे टीचर, तो टी और चर दो साइलेबल हो गए, और दो साइलेबल से क्या बन गया, एक शब्द बन गया टीचर। ठीक है, तो देखेंगे, देखो कितने प्रकार के साइलेबल्स होते हैं। वर्ड्स लाइक गर्ल, बॉय, शर्ट, कम, गो, अप, आंट, बस हैव वन साइलेबल, इनमें क्या है, केवल ईच, प्रत्येक में क्या है, वन साइलेबल है, केवल एक। दे आर कॉल्ड मोनोसाइलेबल वर्ड्स, इनको क्या कहते हैं, मोनोसाइलेबल वर्ड्स कहते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे आगे, वर्ड्स टीचर एंड डॉक्टर हैव टू साइलेबल, और टीचर और डॉक्टर शब्दों में क्या है, टू साइलेबल हैं। रिमेंबर हैज़ थ्री साइलेबल, रिमेंबर में क्या है, तीन साइलेबल हैं, और पॉपुलेशन में क्या है, फोर साइलेबल हैं। अब देखो मैं बताती हूँ कैसे फोर साइलेबल हैं। अब देखेंगे, देखो
साइलेबल डिवीज़न क्या होता है? साइलेबल डिवीज़न जैसे टीचर दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब जैसे टीचर दिखाई दे रहा है, हमें डॉक्टर दिखाई दे रहा है, रिमेंबर दिखाई दे रहा है, पॉपुलेशन। तो टीचर में क्या है? 2 साइलेबल हैं, टी और चर। डॉक्टर में डॉक और टर। रिमेंबर में री, मैम और बर। पॉपुलेशन में पॉपुलेशन। तो इसमें 4 हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 2 है। ये क्या होते हैं? साइलेबल होते हैं। तो आप अगर पेपर में आ जाता है तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। हाँ, अब पढ़ेंगे आयरनी। आयरनी क्या होती है? आयरनी होता है एक तरह से ताना या व्यंग देना। तो देखेंगे द टर्म आयरनी। आयरनी टर्म एंटर्ड द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में इन द 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी में 16वीं शताब्दी में आयरनी शब्द एंटर्ड किया किसमें? इंग्लिश लैंग्वेज में। समझ में आया? टर्म आयरनी। आयरनी टर्म 16th सेंचुरी में इंग्लिश लैंग्वेज में एंटर हुआ था, प्रवेश किया था। एंड कम फ्रॉम केम फ्रॉम द फ्रेंच आयरनिया। ठीक है, आयरनी कहाँ से आया? फ्रेंच आयरनी शब्द से आया। एंड बिफोर, और इससे पहले, दैट फ्रॉम लैटिन, लैटिन से आया आयरनिया। ठीक है। The definition of irony as a literary device as a situation in which there is a contrast between, आगे देखें, इसे यहाँ से देखते हैं। ठीक है। The definition of irony, डेफिनेशन ऑफ आयरनी, आयरन की जो परिभाषा होती है, एज ए लिटरेरी डिवाइस, एक साहित्यिक डिवाइस होती है। इज़ ए सिचुएशन, एक सिचुएशन होती है जिसमें इन विच देयर इज ए कंट्रास्ट, कंट्रास्ट होता है, विरोध होता है, बिटवीन, बीच में, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी, उम्मीदों, मतलब किसी भी उम्मीदों और रियलिटी के बीच में क्या होता है? कंट्रास्ट होता है। इन आयरनी, कंट्रास्ट मीन्स मतलब व्यंग तरह से, एक तरह से आलोचना, विपरीतात्मक आलोचना, विरोध। देयर रिमेन्स ए सेंस ऑफ हाइडिंग, देयर रिमेन्स रहता है एक सेंस ऑफ हाइडिंग, छुपाने का, व्हाट जो इज एक्चुअली द केस, जो वास्तव में, एक्चुअली में जो केस है, जो बात है, उसको हाइडिंग के सेंस में रखा जाता है। इन ऑर्डर टू अचीव, प्राप्त करने के लिए, स्पेशल रिहेटोरिकल आर्टिस्टिक इफेक्ट, किसके लिए? एक विशेष अलंकारिक आर्टिस्टिक प्रभाव के लिए इसको वास्तव में क्या किया जाता है, जो भी हम लिख रहे हैं उसको क्या किया जाता है? हाइडिंग के सेंस में रखा जाता है, छुपाने के सेंस में। ठीक है, आगे चलेंगे। टाइप्स ऑफ आयरनी, आयरनी कितने प्रकार की होती है? वर्बल आयरनी होती है, वर्बल आप जानते होंगे, मौखिक। स्ट्रक्चरल आयरनी होती है, रूपरेखात्मक आयरनी होती है, ड्रामेटिक आयरनी होती है, कॉस्मिक आयरनी होती है, रोमांटिक आयरनी होती है और सॉक्रेटिक आयरनी होती है। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 टाइप होते हैं आयरनी के इन पोइट्री में। ठीक है, इस तरह से हमारी आयरनी क्लियर हो जाती है। अब देखेंगे नेगेटिव कैपेबिलिटी क्या होती है, नकारात्मक जो योग्यता होती है, समझ होती है, वो क्या होती है। द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी, नेगेटिव कैपेबिलिटी का जो टर्म था वाज कॉइंड, जिसकी खोज की गई बाय जॉन कीट्स, किसके द्वारा? जॉन कीट्स के द्वारा। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब देखेंगे द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी, नेगेटिव कैपेबिलिटी के टर्म को वाज कॉइंड, कॉइंड का मतलब होता है इन्वेंटेड करना, किसके द्वारा?
जॉन कीट्स के द्वारा इसको इन्वेंट किया गया, खोजा गया। वहन जब द ऑथर लेखक इज कैपेबल योग्य होता है ऑफ बीइंग होने का, अनसर्टेनिटी अनिश्चितता में होता है, मिस्टीरियस होता है रहस्यमय होता है, डाउट्स में होता है, विदाउट एनी होता है, तब क्या होता है वह लेखक इसके कैपेबल होता है, योग्य होता है। विदाउट मीन्स बिना, एनी इरिटेबल रीचिंग बिना किसी इरिटेबल पहुँच के, आफ्टर द फैक्ट एंड रीजन किसी रीजन और फैक्ट के बाद, उस पर इरिटेबल पहुँचने के बाद वह किसी में क्या करता है, डाउट्स में होता है, मिस्टीरियस होता है, अनसर्टेन होता है। देखेंगे तब इसको क्या कहते हैं, वो नेगेटिव कैपेबिलिटी का यूज़ करता है। ही हैज़ नेगेटिव कैपेबिलिटी, द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी कैन बी, ठीक है, तो क्या रखता है तब वो ही है जो है रखता है नेगेटिव कैपेबिलिटी, तब वो है नेगेटिव योग्यता को अपने पास रखता है, कैपेबिलिटी टर्म को अपने पास रखता है। नेगेटिव कैपेबिलिटी कैन बी टेकन टू करेक्टराइज्ड एन इम्पर्सनल ऑब्जेक्ट, नेगेटिव कैपेबिलिटी कैन बी टेकन ली जा सकती है, टू करेक्टराइज करने के लिए, एन इम्पर्सनल एक अव्यक्तिगत ऑब्जेक्टिव ऑथर लेखक को, हु बाज जो मेंटेन्स करता है, एन एस्थेटिक सौंदर्यात्मक या सौंदर्यात्मक डिस्टेंस दूरी को, एज मीन्स के रूप में, अपोज्ड विरोध में, टू ए सब्जेक्टिव ऑथर एक सब्जेक्टिव ऑथर के विरोध में इसका प्रयोग करता है, तब वो नेगेटिव कैपेबिलिटी का प्रयोग किया जाता है उसको क्या करने के लिए, करेक्टराइज। हु इज़ पर्सनली, आगे देखेंगे, हु इज़ पर्सनली इन्वॉल्व्ड विद द करेक्टर, हु जो इज़ पर्सनली व्यक्तिगत रूप से इन्वॉल्व्ड रहता है, विद द करेक्टर चरित्र के साथ, एक्शन कार्यों के साथ, रिप्रेजेंट्स जो प्रस्तुत करते हैं, इन ए वर्क ऑफ लिटरेचर जो लिटरेचर के कार्य में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट किया जाता है उन एक्शंस को। आगे देखेंगे, अकॉर्डिंग टू कीट्स शेक्सपियर पोसेस्ड, अकॉर्डिंग टू कीट्स, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू कीट्स, कीट्स के अकॉर्डिंग, शेक्सपियर पोसेस्ड दिस क्वालिटी इनॉर्मसली, इनॉर्मसली का मतलब होता है अति विस्तृत या अति विशाल, बहुत ही जल्दी अधिक रूप से। तो शेक्सपियर ने इस नेगेटिव कैपेबिलिटी को क्या किया है, पोसेस किया है, अपनाया है, दिस क्वालिटी इनॉर्मसली, इस क्वालिटी को इनॉर्मसली उन्होंने पोसेस किया है, अपनाया है, विस्तृत रूप से अपनाया है इस चीज़ को। जबकि कॉलरिज लेक्ड दिस क्वालिटी, कॉलरिज के अंदर इस क्वालिटी का बिल्कुल अभाव मिलता है, देखने को नहीं मिलती है ये चीज़। आगे चलेंगे, हमारा ये नेक्स्ट हमारी डिवाइस है, देखो फिगरेटिव लैंग्वेज, क्या है, फिगरेटिव लैंग्वेज, अलंकारिक भाषा। फिगरेटिव लैंग्वेज क्या है, देखो फिगरेटिव लैंग्वेज इज ए कॉन्स्पिक्यूअस डिपार्चर फ्रॉम द स्टैंडर्ड मीनिंग ऑफ वर्ड्स और स्टैंडर्ड ऑर्डर ऑफ वर्ड इन ऑर्डर टू अचीव सम स्पेशल मीनिंग ऑफ इफेक्ट। देखो फिगरेटिव लैंग्वेज, अलंकारिक भाषा, कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है एक विशिष्ट या उत्कृष्ट, डिपार्चर मीन्स अलग होना, फ्रॉम मीन्स से, स्टैंडर्ड मीन्स स्तर, मीनिंग ऑफ द वर्ड्स और स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, ठीक है। फिगरेटिव लैंग्वेज क्या होती है, इज मीन्स होती है एक विशिष्ट या विशेष या उत्कृष्ट, डिपार्चर होता है, अलगाव होता है, अलग होता है, फ्रॉम मीन्स से, स्टैंडर्ड मीनिंग ऑफ वर्ड्स जो
शब्दों का स्टैंडर्ड मीनिंग होता है उससे अलग, और स्टैंडर्ड ऑर्डर ऑफ वर्ड, जो शब्दों का स्टैंडर्ड ऑर्डर होता है उससे अलग, क्या करने के लिए, इन ऑर्डर टू के लिए, टू अचीव प्राप्त करने के लिए, सम स्पेशल मीनिंग कुछ विशेष अर्थ को प्राप्त करने के लिए, ऑफ इफेक्ट प्रभाव के विशेष अर्थ को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, फिगरेटिव लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे इसको। फिगरेटिव लैंग्वेज इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस। फिगरेटिव लैंग्वेज को, अलंकारिक भाषा को इस डिवाइडेड मीन्स बांटा जाता है इनटू टू क्लासेस, दो भागों में। फिगर ऑफ थॉट नंबर 1, नंबर 2 फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ थॉट को समझेंगे पहले हम। फिगर ऑफ थॉट, वर्ड्स और फ्रेज, शब्द और फ्रेजेस आर यूज्ड प्रयोग किए जाते हैं इन ए वे इस तरह से, दैट इफेक्ट्स जिनका प्रभाव, एक कॉन्स्पिक्यूअस चेंज एक विशिष्ट बदलाव लाता है, इन देयर स्टैंडर्ड मीनिंग इसके इस स्तर का जो अर्थ होता है, स्टैंडर्ड मीनिंग में जो बदलाव लाता है, उस तरह के वर्ड्स और फ्रेज का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? वर्ड्स और फ्रेज आर यूज्ड इन ए वे, इस तरह से वर्ड्स और फ्रेजेस का प्रयोग किया जाता है, दैट इफेक्ट्स ए कॉन्स्पिक्यूअस चेंज, जो क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं, एक विशेष बदलाव लाते हैं, इन देयर स्टैंडर्ड मीनिंग में। द स्टैंडर्ड मीनिंग इज कॉल्ड द लिटरल मीनिंग, जो स्टैंडर्ड मीनिंग होता है इज कॉल्ड कहा जाता है लिटरल मीनिंग, शब्दानुसार मीनिंग, जिसको क्या कहते हैं, शब्दानुसार मीनिंग कहते हैं, लिटरल मीनिंग। मोस्ट कॉमन फिगर ऑफ थॉट आर एज, जो मोस्ट कॉमन फिगर ऑफ थॉट होते हैं वो आर एज इस प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 सिमिली होता है, मेटाफर होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है, कीनिंग होता है, रेंज ऑफ नॉलेज एक तरह का होता है, साइनेक्डॉक होता है, उपलक्ष्य अलंकार होता है, मोनोटोमी होता है, हाइपरबोली होता है। ये सब क्या होते हैं, फिगर ऑफ थॉट के अंदर आते हैं। फिगर ऑफ स्पीच होते हैं और फिगर ऑफ थॉट होते हैं। आगे चलेंगे, फिगर ऑफ स्पीच समझेंगे। फिगर ऑफ स्पीच सेकंड क्या है, फिगर ऑफ स्पीच ए डिपार्चर फ्रॉम द स्टैंडर्ड ऑफ लैंग्वेज। डिपार्चर मीन्स अलग होना, फ्रॉम मीन्स से, द स्टैंडर्ड मीन्स स्तर ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, भाषा का जो स्तर जो होता है अलग होता है, मेनली बाय द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, जो मुख्य रूप से शब्दों के अरेंजमेंट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसे क्या कह देते हैं, डिपार्चर फ्रॉम स्टैंडर्ड। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, फिगर ऑफ स्पीच कहलाता है। ठीक है, डिपार्चर समझ में आ गया, ए डिपार्चर फ्रॉम द स्टैंडर्ड। ठीक है, अलग होना किससे, फ्रॉम द स्टैंडर्ड ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के स्टैंडर्ड से अलग, मेनली मुख्य रूप से बाय द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, शब्दों के अरेंजमेंट के द्वारा प्रयोग होता है। क्या करने के लिए, टू अचीव, बिना ड्यू ऑर्डर के देखेंगे, टू अचीव प्राप्त करने के लिए, स्पेशल इफेक्ट एंड नॉट बाय ए रेडिकल, एक विशेष प्रभाव, एंड नॉट नहीं बाय ए रेडिकल, रेडिकल का मतलब होता है स्वाभाविक या मौलिक। आगे चलेंगे, हाँ अब पढ़ेंगे हम, तो चेंज इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स देमसेल्फ। तो क्या होता है, बदलाव होता है, इन द मीनिंग मीन्स मीनिंग में, ऑफ द वर्ड्स मीन्स शब्दों के, देमसेल्फ मीन्स अपने आप में। तो जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं इसके अंदर, फिगरेटिव लैंग्वेज के अंदर, वो एपिस्ट्रॉफी होता है पहला, दूसरा होता है ऑक्सीमोरन, तीसरा होता है कैसमस, तीसरा होता है जैगमा और रेटोरिक, पांचवा होता है रेटोरिकल क्वेश्चंस होते हैं, इसमें ट्रांसफर्ड एपिथॉट होता है।
तो ट्रांसफ़र एपिथेट होता है। अब हमारा लास्ट रह गया जक्स्टापोजिशन। जक्स्टापोजिशन क्या होती है? हमारी सटीकता या नज़दीकता होती है। तो जक्स्टापोजिशन को समझेंगे। जक्स्टापोजिशन मीन्स टू पुट द टू पीपल और टू थिंग्स और आइडियाज़ क्लोज टुगेदर। तो जक्स्टापोजिशन मीन्स अर्थ होता है टू पुट रखना, टू पॉपुलर नहीं, टू पीपल दो लोगों को, और टू थिंग्स दो वस्तुओं को, दो आइडियाज़ को, क्लोज टुगेदर एक साथ रखा जाता है। टू शो दिखाने के लिए, हाउ कैसे, दे आर डिफरेंट वे अलग अलग है। मतलब दो लोगों को, दो वस्तुओं को, दो विचारों को एक साथ रखा जाता है, लेकिन और ये चीज़ दिखाई जाती है कि वे दोनों में डिफरेंस कैसे है, अलग अलग। इट इज़ ए डिवाइस फाउंड इन द लाइफ, लिटरेचर और आर्ट्स। एक डिवाइस होती है जो फाउंड पाई जाती है इन लाइफ, जीवन में, लिटरेचर में और आर्ट्स में। तो टाइप्स ऑफ जक्स्टापोजिशन देखेंगे। देखो टाइप्स ऑफ जक्स्टापोजिशंस के जो टाइप्स होते हैं वो एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का मतलब होता है विरोधाभास, और ऑक्सीमोरन की भी होता है विरोधाभास, और फॉयल का भी मतलब होता है उल्टा। मतलब दो शब्दों को एक साथ रखा जाता है और दोनों शब्दों का क्या होता है, विपरीत अर्थ होता है। मतलब दो आइडियाज़ को, दो थिंग्स को, दो पीपल को एक साथ रखा जाता है और उन दोनों को डिफरेंट बताया जाता है। तो किन किन की जक्स्टापोजिशन होती है? एंटीथेसिस, विरोधाभास, ऑक्सीमोरन। जैसे ऑनेस्ट थीप, ठीक है, स्वीट पॉइजन, दो शब्द हो गए, ठीक है, और दोनों का अर्थ अलग अलग है, दोनों का अपोजिट है, ठीक है, फॉयल। इस तरह से ये हमारी यूनिट 3 क्लियर हो जाती है और मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।